नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान की राजनीतिक चर्चा में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान में 7 सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। भाजपा ने 19 अक्टूबर को 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। लिस्ट आने के साथ ही 4 सीटों पर बगावत जो है वो खुलकर सामने आ गई है। सलुम्बर, झुंझुनू, रामगढ़ और देवली उनियारा में टिकट कटने वाले नेता और उनके समर्थक टिकट काटने का विरोध कर रहे हैं। अब पार्टी ने डैमेज कंट्रोल करने और इन नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी विधानसभा प्रभारियों को सौंपी है। अब ये प्रभारी इन नेताओं से बात करके उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। वहीं कांग्रेस ने फिलहाल अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। हालांकि कांग्रेस के नेता जयपुर में टिकट वितरण को लेकर मंथन कर रहे हैं। इसमें देवली उनियारा और दौसा सीट पर कांग्रेस के युवा नेता और प्रबल दावेदार नरेश मीणा को लेकर पेच फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच नरेश मीणा ने कांग्रेस वॉर रूम के बाहर शक्ति प्रदर्शन भी किया है। ऐसे में साफ जाहिर होता है कि टिकट वितरण से उपजे असंतोष का उपचुनाव पर असर पड़ेगा। आज इसी मुद्दा पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दो खास मेहमान। राजकुमार मीणा जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ है। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ जी ही बीजेपी धन्यवाद। प्रवक्ता राजेश जी हमारे साथ है। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार भाइयों। नमस्कार सर। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले ओपनिंग नोट आप दोनों ही मेहमानों से लेना चाहूंगा। सबसे पहले राजकुमार जी, ओपनिंग नोट उपचुनाव का जो ये इम्तिहान है और इस दौरान अंदरूनी घमासान दोनों ही पार्टियों में, क्या कहेंगे? जी, जब टिकट टिकट वितरण का जो समय होता है, पार्टी कोई सी भी हो, जो उसमें जो दावेदार होते हैं निश्चित रूप से उनका अपना मत होता है, अपना समर्थन जी होता है, उनके अपने समर्थक होते हैं जो दावेदारी प्रस्तुत करते हैं। ताकि मैं कांग्रेस पार्टी का आपको पहले से बता देता हूं कि कांग्रेस पार्टी जब सातों से सीटों पे जो टिकट वितरण करने वाली, वो सर्वे के आधार पर जिताऊ कैंडिडेट को करने वाली है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं रखा जाए। जो सर्वे जी में सर्वोत्तम आएगा, जो जिताऊ कैंडिडेट पार्टी को मिलेगा, पार्टी उसी के साथ जाने वाली है। जी। चलिए, रुक करेंगे राजेश जी का। राजेश जी, ओपनिंग नोट सर, आज के इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? उपचुनाव का जो ये इम्तिहान है और इस दौरान जो दोनों ही पार्टियों में अंदरूनी घमासान चल रहा है, इसका कितना असर जो है उपचुनाव पर पड़ने वाला है, क्या कहेंगे सर? एंकर महोदय, पूरी 7 की 7 उपचुनाव की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जहां तक कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि जीताऊ कैंडिडेट, सर्वे कैंडिडेट, अरे भाई साहब, चुनाव की नॉमिनेशन के 3 दिन बाकी रह गए, अभी तक आपको चुनावी कैंडिडेट ही नहीं मिले हैं, आपका सर्वे ही पूरा नहीं हुआ, कब तक मैदान में आएंगे? मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस ने इस मान के चल रही है कि हम सातों के सातों उपचुनाव हारेंगे। इसलिए ना इनके पास विजन है, ना कोई सर्वे है, ना कोई रिपोर्ट है। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी के बारे में कह देना चाहता हूँ, हमने 6 कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। जी 6 के 6 वो कैंडिडेट्स हैं जो जनता के बीच में रहते हैं, जनता के द्वारा चुने गए हैं, जनता की वोटिंग द्वारा, जनता के इश्यूज के द्वारा, उन सब के द्वारा ये तैयार किए कैंडिडेट्स हैं। और देखना, 13 तारीख को जब इन 7 विधानसभा में उपचुनाव होंगे, उन 7 की 7 में प्रचंड बहुमत से बीजेपी एक बार पुनः जीतेगी। जी। राजेश जी, 6 सीटों पर जो है वो टिकट का ऐलान जो है बीजेपी ने कर दिया है। एक सीट क्यों जी रखी? हाँ, 84 वाली जो एक सीट है, जी वो भी मेरे हिसाब से आज या कल के अंदर सीट डिक्लेयर हो जाएगी। कोई वैसा कोई इशू नहीं है। पर जैसा मैंने कहा ना, हमारा बीजेपी एक परिवार है। जी हम एक परिवार में बैठ के तय करते हैं और उसके बाद में कैंडिडेट डिक्लेयर होते हैं। अब चूंकि आज का अपन यूं भी कहते हैं, जो आज मोटिव है, जो आज मुद्दा है इस डिबेट्स का, जी घमासान वाली बीजेपी में ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी एकजुट पहले भी थी, बीजेपी एकजुट आगे भी है। और भजनलाल जी सरकार और मजबूत होगी 7 विधानसभाओं के साथ। लेकिन सर, जिन 4 सीटों पर बगावत के जो सुर नजर आ रहे हैं, झुंझुनू की बात कर लीजिए, रामगढ़ की बात कर लीजिए, देवली उनियारा सलूम्बर सीट की बात करें, तो कहीं ना कहीं बगावत के सुर भी नजर आ रहे हैं। मैं इसको बगावत नहीं कह के और एक प्रचंड बहुमत की और अग्रसर पार्टी की बात कहना चाहूंगा। जी क्योंकि एक बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जहां थोड़ा सा, जितने भी उम्मीदवार हैं उन सब वो चूंकि धरातल के कैंडिडेट्स हैं, जी और जो मैं यूं कहते हैं जिनका थोड़ा बहुत विरोध भी हो रहा है, वो भी हम पार्टी के कार्यकर्ता है। जी सभी को, सभी कैंडिडेट्स टिकट मांगते हैं क्योंकि उनको लगता है कि राजस्थान में भाजपा की सरकार है, बहुत अच्छी 11 महीने की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, इसलिए सीटों 7 सीटों पे बीजेपी जीतेगी। इसीलिए हर कैंडिडेट चाहता है कि मुझे बीजेपी का सिंबल मिले, मैं बीजेपी के झंडे तले चुनाव लड़ूं। जी। चलिए, राजकुमार जी का रुख करेंगे। राजकुमार जी, बीजेपी ने 6 प्रत्याशियों की अपनी घोषणा कर दी है 6 सीटों पर। कांग्रेस ने अभी तक जो सूची है वो अभी तक नहीं आई है, क्या कोई खास वजह? राहुल जी, कांग्रेस की हमेशा से
ये रणनीति रही है कि वो अपनी सूची को आराम से और तसल्ली के साथ पूरा मंथन करके जी जारी करती है। और राजेश जी को वैसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो चुनाव आयोग ने डेडलाइन दी है उसी टाइम पे हमारे कांग्रेस के फॉर्म भराई में आएंगे, ऐसा नहीं कि बाद में आप एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आपको कांग्रेस पार्टी की पर्ची वाली सरकार को, जिनके हर निर्णय पर्चियों के आधार पर होते हैं, तो टिकट बंटवारे भी कहने की जरूरत नहीं हो किस आधार पर हुए होंगे। उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी दबाव में आके टिकट नहीं दी। अरे जी किरोड़ी लाल जी ने 6 महीने से नचा रखा है आपको, मजबूरी में जगमोहन जी को टिकट देना पड़ा। विदित है, जनता ने देखा है, ये कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। विरोधी है, कांग्रेस पार्टी में कोई भी विरोध करता है, पहले जो विरोध करता है उसको कभी भी कांग्रेस पार्टी ने साथ में नहीं लिया। निश्चित तौर पे मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारा सर्वे हुआ है, हमारे सर्वे में जो जिताऊ कैंडिडेट होंगे, ये तो जी खैर मुंगेरी लाल के सपने हैं भारतीय जनता पार्टी के, और देखना भी आसान अच्छी बात है, देखना चाहिए। वो कभी सच होने वाले नहीं, एक सीट थी वो भी इनके पास सब जाने वाली है, तो ये तो कोई दोहराया है नहीं। जी बाकी कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी में किसी भी प्रकार की अंदरूनी न तो कलह है न, हाँ ठीक है, दावेदार होते हैं, टिकट मांगने होते जी हैं, अपनी अपनी दावेदारी सब प्रस्तुत करते हैं, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। जी नरेश जी का राजकुमार जहां जी सवाल आता है, तो नरेश जी ने पहले भी दावेदारी करी, पार्टी जी को उचित नहीं लगा, तब दूसरे लड़े, और अभी भी जो सर्वे में ठीक आएंगे तो पार्टी उनको टिकट देगी। जी तो राजकुमार जी कहीं ना कहीं लेकिन गठबंधन को लेकर बात की जाए तो क्या गठबंधन का पेच कहीं फंस रहा है? जी बिल्कुल भी नहीं। गठबंधन पे जो निर्णय हमारे आला कमान जो प्रभारी है यहाँ पे आए हुए हैं, और साथ जी में पूरा मंथन चल रहा है, जो इंडिया ब्लॉक के लिए, जो संविधान की रक्षा के लिए, जो इस देश के मूल्यों को बचाने के लिए जो उचित निर्णय लिया जाएगा, निश्चित तौर पे सामूहिक रूप से बैठ कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी हमारे सहयोगी दल पे दबाव बनाते हैं, या वो हम पे हमारे ऊपर। अभी आप उत्तर प्रदेश में देख लिया, अखिलेश जी को चाहिए, हमने पूरा सीट दिया, जी महाराष्ट्र में उन्होंने हमारे लिए छोड़ा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जो गठबंधन का मामला है, पूरा आला कमान बैठा हुआ है, प्रभारी मंत्री आए हुए हैं, जी और साथ में इनका पूरा का पूरा जो जमजा जमा हुआ है, निश्चित ही बहुत ही जल्दी जो भी गठबंधन की खबरें होगी वो बाहर आने वाली है। और साथ में कांग्रेस के जो कैंडिडेट की लिस्ट, वो भी बहुत ही जल्दी सबके सामने आने वाली जी चलिए राजेश जी का रुख करूंगा। राजेश जी, बीजेपी ने जो टिकट वितरण इस वक्त किया है 6 सीटों पर, क्या उसमें कोई खास समीकरणों का ध्यान रखा गया है? है। देखिए, समीकरण की कोई बात नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने जैसे पहले भी कहा, जी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ताओं में 10 कार्यकर्ता टिकट मांगते हैं, टिकट एक को भी मिलता है, सिंबल एक को ही मिलता है, वही चुनाव लड़ता है। जी तो हमारे कैंडिडेट्स में से हम चुनते हैं। जबकि इसके विपरीत आप देखेंगे, जैसे कांग्रेस प्रवक्ता भी कह रहे थे कि गठबंधन करेंगे, देखेंगे, पार्टी को के साथ गठबंधन करेंगे, या हनुमान बेनीवाल जी और लोकतांत्रिक पार्टी से गठबंधन। इनको अभी तक यही पता नहीं है कि इनकी कितनी सीटों पे लड़ेंगे कि जी नहीं लड़ेंगे, सीटें छोड़नी पड़ेगी। और आज चुनाव 8 तारीख हो सीटों पे हो गई रहा है है कि चौधरी 21। जी 7 पे हो रहा ना, तो 7 पे लड़ेंगे। आज आज तारीख ये हो गई आपको है आपको 21, चिंता करने की क्या जरूरत है और कांग्रेस 25 पार्टी की, आप तारीख भाजपा लास्ट का देख डेट है लो। नॉमिनेशन की। आज तक इनका कोई हुआ नहीं। अब 4 दिन बचे हुए हैं। जी असल में ये डरे हुए भी हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे जो या यूं कह दें कि इनके गठबंधन होना नहीं होना, वो कहीं फार्म नहीं भर दें, पहले ही स्थिति खराब है कांग्रेस की, और कहीं नीचे नहीं चले जाए, जी इसलिए डरी डरे डरे हुए हैं। राजेश जी, आप कह रहे हैं कोई खास समीकरणों का ध्यान नहीं रखा गया, लेकिन बात करूं अगर मैं दौसा सीट की बात करूं, देखिए कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जो है उनके भाई को टिकट दिया गया। काफी समय से वो उनकी टिकट की जद्दोजहद में जो है लगे हुए थे। एक परेशानी का सबब भी बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बनते हुए नजर आ रहे थे। लगातार पार्टी जो है उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रही थी, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं किरोड़ी को भी साधने की कोशिश की गई दौसा में उनके भाई को टिकट देकर। सलूम्बर की मैं बात करूं तो सलूम्बर में विधायक की मौत के बाद उनकी पत्नी शांता को टिकट दिया गया। तो कहीं ना कहीं फैमिली कार्ड जो है वो भी यहाँ खेला गया। और आपका मानना है कि कोई किसी तरह के कोई समीकरण जो है वो नहीं साधेगा टिकट वितरण में? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि राजनीति के अंदर हर जी व्यक्ति को ये, ठीक है, एक तो जिताऊ कैंडिडेट, जी नंबर 2 वो अपनी ही पार्टी का होना चाहिए, नंबर 3 जनता में उसकी पकड़ भी होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए पार्टी एक बहुत अच्छे लेवल पे जाने के बाद में, सोचने के बाद में फिर निर्णय करती है। जी और मुझे बहुत खुशी है कि जो 6 सीटें डिक्लेयर करी है, बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं, जिताऊ कैंडिडेट्स हैं, स्थानीय उम्मीदवार है, कोई बाहरी उम्मीदवार नहीं है। जैसा कांग्रेस में होने वाला है, मैं आपको आप पहले ही बता दूं, ये पहले होने वाला है। क्योंकि पर बीजेपी में जो 6 सीटें हैं, आप देखिए 6 की 6 वो कैंडिडेट्स हैं जी जो बीजेपी के
पार्टी लाइन के आदमी हैं, जो पार्टी के अपन हम यूसी के सदस्य हैं। जी राजेश जी, अगर हालांकि आपने मेरे मेरे किरोड़ी लाल मीणा को साधने की जो सवाल था उसको जवाब नहीं दिया है, उस पर भी जवाब चाहूंगा। साथ ही खीवसर सीट की अगर मैं बात करूं तो खीवसर और रेवतराम डांगा को टिकट दिया गया है। यहां पर अटकलें थी कि कांग्रेस से भाजपा में जो शामिल हुई है ज्योति मिर्धा, उन्हें टिकट देने की बातें जो है काफी निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन डांगा को टिकट देकर भाजपा ने कहीं ना कहीं, आपको नहीं लगता, ये दिखाने की कोशिश की है कि वो इस बार पिछली बार से ज्यादा ताकत से इस बार मैदान में है? सर, पिछली बार खींवसर सीट से रावतराम डागा महज 2100 वोटों से चुनाव हारे हैं। जी इसका मतलब कंटेस्ट में थे और बिल्कुल चुनावी गणित मतलब जीत के आसपास ही थे। दूसरी मैं बात आपकी बात को क्लियर कर दूं, जहां तक किरोड़ीलाल मीणा जी की बात है, जगमोहन मीणा जी बिल्कुल स्थानीय उम्मीदवार, भाजपा का सदस्य, सक्रिय कार्यकर्ता है, स्थानीय लोगों में इसलिए कोई दबाव वाली कोई बात नहीं है। किरोड़ीलाल मीणा जी वास्तव में एक बहुत अच्छे उच्च स्तर के नेता हैं, जी जनता के बीच में रहते हैं, इसलिए दबाव वाली कोई बात नहीं। और बहुत अच्छे कैंडिडेट क्लियर किए बीजेपी ने। जी, बहुत अच्छे कैंडिडेट है जगमोहन मीणा जी, लेकिन उनसे जब हाल ही में उनके जिस तरीके के बयान आए थे कि अंधी के बींद वाला हाल मेरा हाल कर रखा है बीजेपी ने, तो लगातार इस तरीके के स्टेटमेंट भी उनके लगातार आए हैं। साथ ही उनको टिकट नहीं देने की वजह से किरोड़ीलाल मीणा की भी नाराजगी झेलनी पड़ रही थी बीजेपी को। नहीं 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 नहीं, ऐसी ये भ्रांतियां हैं, ये महज अफवाह है कि उनको जगमोहन मीणा जी को टिकट नहीं देने के कारण किरोड़ी लाल जी नाराज थे। किरोड़ी लाल जी एक कद्दावर नेता है और बिल्कुल जनता के बीच के नेता है, इसलिए इन दोनों चीजों को अलग रखिए आप। जी जगमोहन मीणा भाजपा के कार्यकर्ता, उन्होंने स्थानीय लोगों के अपन यूं कैसे मत के अनुसार ही उन्हें टिकट दिया गया है। इन जी दोनों चीजों को आप अलग कर दीजिए, कोई दबाव की राजनीति नहीं थी। जी। चलिए राजकुमार जी, आपका रुख करूंगा सर। कांग्रेस जो है वो जी एन मौके पर टिकट देती है, लास्ट मोमेंट पर, जब चुनाव होने वाले थे, कुछ दिन पहले अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करती है। तो क्या आपको लगता है इसका कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ता है? अभी हाल ही में हम हरियाणा चुनाव का रिजल्ट देखिए, उससे पहले राजस्थान की स्थिति अगर देखी जाए। नहीं राहुल जी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर पार्टी की अपनी अपनी रणनीति होती है, सीटों के जी हिसाब से रणनीति होती है, कब उसको कब टिकट घोषित करना होता है। मैं एक बात मानता हूँ, नॉमिनेशन की आखिरी डेट होती है उससे पहले तो पार्टी घोषित करती है ना, ऐसा तो जी नहीं ना बाद में। वो सबकी अपनी अपनी रणनीति होती है कि किस सीट पे हमें किस प्रकार के, क्योंकि जब हम किसी भी सीट के ऊपर दावे सीट घोषित करते हैं और प्रत्याशी घोषित करते हैं तो उससे पहले बहुत सारे दावेदारों के आवेदन आते हैं। तो सभी दावेदारों को साधना भी एक पार्टी के लिए एक लक्ष्य होता है कि देखो क्या होता है कि अगर जी एक सीट पे 10 दावेदार आते, टिकट मिलना है एक को, तो 9 को भी कैसे साध के चले। तो कहीं ना कहीं पार्टी की अपनी रणनीति है, उचित समय पे उचित मौके पर टिकट घोषणा कर दिए जाएंगे। और थोड़ा सा मैं आना चाहता हूँ कि अभी भारतीय जनता के पार्टी के प्रवक्ता पहले तो, इससे पहले तो परिवारवाद का बड़ा भोपू लेके घूमते थे। चलो जी आज ये शांति से बैठे, थोड़ा अच्छा लग रहा है कि ये अपने ही उसी स्टेटमेंट को बोल नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं घुटन में जी रहे। दूसरा एक बहुत ही बढ़िया कि हम केवल भारतीय बीजेपी वाले कार्यकर्ता को ही टिकट देते हैं। जी आपने जिन जगमोहन मीणा जी को टिकट दिया और आपके जो किरोड़ी लाल जी है ना मंत्री साहब, वो पहले भाजपा, फिर राज्यपा, फिर कांग्रेस, फिर भाजपा, राजस्थान की बहुत सारी पार्टियों में घूमे हैं। तो ये आपका चरित्र, और ये भी पता है कि लोकसभा चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव में वॉशिंग मशीन किसने लगा रखी थी। आपके उधर का भी महेंद्रजीत सिंह मालवीय जी का उदाहरण भी आपके ही सामने है। उनको ना आपने विधायक रखा ना सांसद रखा, उनकी उनका भंडारा भी लुट गया और चप्पल भी लुट गई। तो भारतीय जनता पार्टी अपने कैसे समय निकालती है। अगर आज मैं एक पूरा इनका लिस्ट देख ले, पूरे देश के अंदर, राजस्थान तो छोड़िए, इनके अंदर अगर जो कांग्रेस से आए हुए इनके एमएलए को, जिन्होंने इनको टिकट देके एमएलए, उनको निकाल देना तो भारतीय जनता पार्टी में कुछ बचे ही नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी का अगर मात्र कैडर देखोगे आप उनका, तो जी उसमें कांग्रेसी भरे पड़े। मैं तो देखता हूँ इनमें भारतीय जनता पार्टी वाले तो ही कहाँ, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो इनका खतनी और कननी में क्या अंतर है। और ये बोल रहे थे हम पिछले 100 दिन के शासन काल के ऊपर वोट मांगेंगे। अरे 100 दिन में आपने भ्रमण भाषण और भ्रमित करने के अलावा किया क्या? पर्ची की सरकार से आप यू टर्न की सरकार हो गए। जितनी भी आपने घोषणाएं की सबसे यू टर्न ले लिया। जी किसी एक निर्णय पे तो आप अड़े रहते, तो राजकुमार जी जनता आपको आप, वोट देने का जी मंशा बनाती है। राजकुमार जी, आप बीजेपी भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं अंदर खाने कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो उसमें भी बगावत के सुर तो नजर आ ही रहे हैं। गठबंधन को लेकर अगर हम बात करें, जैसे बाप पार्टी ने 84 और सलूम्बर पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। हनुमान बेनीवाल की बात करूं तो वो खीवसर के साथ साथ एक सीट और मांग रहे हैं।
राहुल जी, ऐसा है कि कांग्रेस देवली पार्टी उनियारा। ने छातो विधानसभा की 77 मंडलों पे सभी बूथ अध्यक्ष, पंचायत और बूथ लेवल की हमारी कमेटी बन चुकी है, सबकी ट्रेनिंग्स हो चुकी है। अगर गठबंधन भी नहीं होता तो निश्चित तौर पर हम सातों सीटों पे लड़ने जी वाले। कांग्रेस पार्टी किसी के दबाव में थोड़ी है। ठीक है, जो उचित समय पे उचित काम में गठबंधन जो भी उसका होगा, कांग्रेस जी अपनी पूर्ण तैयारी के साथ है। अब आला कमान का फैसला है कि कितने सीटों पे गठबंधन होता है, कितने सीटों पे गठबंधन नहीं होता है। और गठबंधन के ऊपर खिल्ली उड़ाने वाले महोदय को मैं चौधरी जी को बता देता हूं कि आपकी केंद्र की सरकारें चल रही है, और वो बेसाखिया भी कैसे है, आप हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगते हो और मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं। तो जी। ये गठबंधन की बेसाखिया हमें ना सिखाइए, मजबूरी हमें ना सिखाइए। राजकुमार जी, आप कह रहे हैं कांग्रेस के पास अपने उम्मीदवार हैं, अगर गठबंधन नहीं होता जी तो अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे। लेकिन कहीं ना जी कहीं बिल्कुल। राजनीतिक हलकों में ये भी बात है कि खीवसर और 84 सीटों की अगर हम बात करें तो वहां पर कोई मजबूत कैंडिडेट जो है वो कांग्रेस के पास नहीं है। जी, इससे पहले जब खीवसर और 84 इससे पहले का हम अगर इतिहास देखें तो वहां पे एमएलए विधायक जो भी एमपी उस क्षेत्र से आते थे कांग्रेस से आते थे। ऐसा नहीं जी मजबूत नहीं है। कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय में कार्यकर्ताओं द्वारा किसी भी प्रकार की जो घटनाएं घटित हुई, जो पार्टी का केडर कम हुआ है, पार्टी ने निश्चित तौर पे इन सीटों पे काफी लंबे समय से भी पिछले 6-7 महीने से काफी काम जी किया है। मैंने बताया ना आपको, बूथ स्तर तक की कमेटियां हमारी तैयार हो चुकी है। हमारे अगर ग्राउंड लेवल का काम, जब वोटर मैपिंग हमारी तैयार हो चुकी है, चुनाव लड़ने के लिए पार्टी पूर्ण तरीके से तैयार है। अब वो ये आला कमान का फैसला है कि जी। गठबंधन किन सीटों पे होता है और गठबंधन किन सीटों पे नहीं होता। चलिए, राजेश जी का रुख करूंगा। राजेश जी, सुना आपने राजकुमार जी को, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, वो भी जानूंगा। वो भी बात रखिएगा। साथ ही साथ बीजेपी ने उपचुनाव के अंदर 5 सीटों पर टिकट बदली है, तो उसके पीछे क्या कोई खास वजह है टिकट बदलने के पीछे? देखिए, मैंने आपसे कहा ना, मैं एक एक बात का जवाब दूंगा। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस प्रवक्ता मीणा जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। जी जहां तक परिवारवाद की बात है, पूरी कांग्रेस वायनाड सीट पे प्रियंका गांधी का फार्म भराने जा रही है। उनको केवल और केवल वायनाड से मतलब है। इनके परिवार बचा रहे, इनकी परिवार जो तय करता है वो होता है। जबकि इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनता है। जो जी दिखाया है, भजनलाल जी शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाया, केवल एक कार्यकर्ता था। जबकि दिल्ली से जो जब गांधी परिवार पर्ची भेजता है वही मुख्यमंत्री बनता है। तीसरी बात, राजकुमार रोत जो विधायक है वो खुलेआम इनको धमका रहे हैं कांग्रेस वालों को कि आप 84 और सलूम्बर में कैंडिडेट खड़े नहीं करोगे, नहीं तो हम आपको देवली उनियार में भी घेरेंगे। ऐसे हनुमान बेनीवाल जी धमका रहे हैं कि हमें सीटें दो, एक तो खीवसर दो और देवली उनियारा दो। इसलिए दो क्योंकि देवली उनियारा सीट पिछली बार में लोकतांत्रिक पार्टी का कैंडिडेट सेकंड रहा था। जी और तीसरी बात जो इन्हें बात करें, मुरारीलाल मीणा जी, वो कितनी पार्टियां बदल के आए हैं जो आज के 2 साल के बने हुए कांग्रेस के एमपी। तो पहले ये अपने गिरेबान में झांके। इनकी पार्टी कहीं अस्तित्व में नहीं है, इनके पास कैंडिडेट्स नहीं है, इनके पास कोई विजन नहीं है। महज और महज केवल और केवल बीजेपी को गाली बकने से काम नहीं होता। इन्होंने पूरे देश में, राजस्थान में कोई धरती पर काम किया हो, कोई जनता के हित में काम किया हो तो ये बात कर सकते हैं। और आप देखना, अभी भी मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस प्रवक्ता से कहलवा दो आप कि जी 7 के 7 सीटों पे कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे। मान जाऊंगा इनको, ये नहीं कह पाएंगे तो इनके पास है ही नहीं कुछ सामान। जी। चलिए, राजकुमार जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात है। अभी परिवारवाद की बात कर रहे हैं, मैंने बताया ना, सलूम्बर सीट, दौसा सीट देखी, अभी इनके झारखंड की लिस्ट आई है। मैं आपको मोटा मोटा 6 नाम गिनाऊंगा। परिवारवाद किसे कहते हैं? कि एक सीएम मधु कोड़ा की है ना पत्नी गीता कोड़ा को ये टिकट देते हैं, इनको ये परिवारवाद नजर नहीं आता। शिबू सोरेन की बहू को, सीता सोरेन को ये टिकट देते हैं, इनको परिवारवाद नजर नहीं आता। सबसे मजे की बात, चंपई सोरेन को ये सरायकेला से देते हैं, और उसी के बेटे को, बाबूलाल सोरेन को, घाटशिला से टिकट दे देते हैं, बाप बेटे को एक साथ। ये इनको परिवारवाद नजर नहीं आता। एक सेरेम ओडिशा राज्यपाल रघुवर दास की जो बहू जी है, उससे पूर्णिमा दास को ये टिकट दे रहे हैं, उनको ये परिवारवाद नजर नहीं आता। अर्जुन मुंडा की पत्नी को ये टिकट दे रहे हैं, इनको परिवारवाद नजर नहीं आता। और मैं एक लाइन में आपको परिवारवाद का, कांग्रेस का परिवारवाद समझाता हूँ। सोनिया गांधी जी के पास 2 टाइम ऐसे मौके थे जब वो अपने बेटे या बेटी को, दोनों में से किसी को प्रधानमंत्री बना सकते थे। इनकी तरह नहीं है कुर्सियों के चिपक के बैठे हैं, जी और किसी दूसरे दल की नहीं, यार दूसरे समाज की नहीं देखी उन्होंने। दोनों समय में ऐसे प्रधानमंत्री बनाए जो पूरे विश्व में जाना जाते हैं। मनमोहन सिंह जी, आपने आर्थिक नीति के कारण। इनकी जी तरह थोड़ी जो पर्चियों की सरकार, खुद की पर्चियों की सरकार दूसरे के ऊपर ढोल रहे, कोई बात नहीं है, इनकी अंतरात्मा का दुख है।
ये बोल नहीं पाते। और रही कांग्रेस प्रत्याशियों की बात, तो पहले अपनी बीजेपी में पूरे हिंदुस्तान की लिस्ट उठा के देख लीजिए, जी कांग्रेसी भरे पड़े हैं आप में। पूरे देश ने देखा है कि आपके पास कैंडिडेट नहीं रहते तो कांग्रेस से ढूंढ के ला ला के वॉशिंग मशीन में दो दो के आपने टिकट दिए हैं। चलिए राजेश जी, सुना आपने राजकुमार जी को, क्या कहना चाहेंगे? साथ ही जो टिकट वितरण है उसमें परिवारवाद और जातिगत समीकरणों का कितना ध्यान रखा गया? यही मैं कह देना चाहता हूँ, परिवारवाद कांग्रेस चलाता है। कांग्रेस ने चाहे राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने अपने बेटे को लेकिन सर युवराज अभी कुछ बनाना नाम चाहते गिनाए थे। गए हैं तो परिवारवाद तो सुन बीजेपी में लीजिए, भी है। मैं अब मैं पूरी पूरी बात, मैं राजस्थान, क्योंकि हम चलिए। राजस्थान के रहने वाले नहीं हैं, बोलेंगे ना, नहीं बोलेंगे राजस्थान में ना, चुनाव है, नहीं राजस्थान की बोलेंगे। बात करें तो राजस्थान के 2 बार 3 बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपने पुत्र को युवराज बनाना चाहे, पर एमएलए हार गए, एमपी हार गए। और यही बात अभी जैसे सोनिया गांधी जी के बारे में उन्होंने कहा, अरे वो तो कब से चाह रहे राहुल गांधी चुनाव जीते लड़े, पर क्या करें, बाकी कोई वो जीत ही नहीं पाता है। इसलिए ऐसा नहीं कि 10 साल से ये बनाना चाहते हैं और राहुल गांधी बनना नहीं जी चाहते थे। राहुल गांधी तो तैयार हैं, पर समस्या ये है चौधरी कोई जी, थोड़ी लायक तो हो। लोकतांत्रिक प्रक्रिया पढ़ के पूरे आइए, देश बिना की पढ़े जनता पढ़ने से लोग नकार हंसते चुकी हैं। है कि हमें ऐसे आपको मोदी यही पापा पता नहीं नहीं है, चाहिए। थोड़ा सा उस जैसे चीज 10 का साल ज्ञान लेके मनमोहन सिंह की आइए। सरकार ने बिल्कुल और आपके चुप रह के वसुंधरा का सरकार चली। दुष्यंत सिंह को देख लीजिए, ऑर्डर जिसको वही बात होता था करना भी जो नहीं सोनिया आता। गांधी करते उसके थे। पास कोई मनमोहन सिंह राम जी जन तो जाता तो केवल और मम्मी से केवल पूछूंगा के चुप उसमें हो जाता साइन है। करते थे और कुछ नहीं पहले करते थे। खुद का। राहुल जी ये पावरलेस बोल ही नहीं पाएंगे, प्रधानमंत्री अगर ये साबित बोल हुआ ही है नहीं 10 पाएंगे। साल में, तो इन्होंने मनमोहन हमेशा, सिंह जी मैंने बोला साबित ना, हुए हैं। भाषण भ्रमण और भ्रमित की राजनीति की है, ये बोल नहीं राजस्थान पाएंगे उस पे चीज पे। विचार करिए, अब बोल दिया ना, हम राजस्थान राजस्थान गया की आपके बात हाथ से। करेंगे, फिर थोड़ी देर आपकी बाद मोती रीति जी पे नीति चले ने जाएंगे। इस राजस्थान ये में ये ऐसे ही है, आम ये बोल नहीं जनता, पाएंगे, सीधा युवा, जवाब दीजिए ना। क्या किसान, ये महिला, परिवारवाद नहीं है सबका क्या? बेड़ा गर्क कर दिया। और आप सरकारी जिस कांग्रेस नौकरियां के खा रहे काम हो की ये बात पेपर कहते हैं, लीक राहुल जी, में। इनसे पूछ ऐसा लीजिए, कोई जिस आपने स्कूल में अधिकारी नहीं राजेश जी छोड़ा चौधरी जिसको इस पढ़े होंगे ना, लायक बना वो दिया। भी कांग्रेस का ऊपर से बनाया हुआ नीचे है। तक भ्रष्टाचार जिस चरम स्कूल में लेवल पे बचपन था। में इन्होंने अस्पताल इसलिए में इलाज राजस्थान की करवाया जनता होगा ने क्या, आपको उखाड़ वो भी फेंका है। कांग्रेस द्वारा और बनाया हुआ है। देखना 13 आपके यहाँ तारीख पे को चुनाव बीजेपी ने में कुछ भी करवाया हो तो बता दो। 7 की 7 चलिए सीटों पे राजकुमार प्रचंड जी, एक बहुमत से बात बीजेपी बात बहुमत रखिए। बनाएगी। जी राजेश जी। जी जी चलिए, राजकुमार जी, आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने ये जो अपने उम्मीदवारों का नाम जो फाइनल कर दिया है 6 सीटों पर, उससे कांग्रेस को जी, कितना नुकसान मिलेगा या फायदा कुछ होने वाला है? राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कहीं भी रेस में नहीं है, जी कहीं भी। मैं आपको पहले बता देता हूँ, और इनका जो मार्जिन रहेगा ना, वो अंतर भी, आप ये चुनाव 13 नवंबर को चुनाव खत्म हो रहे हैं, हम फिर उसी दिन डिबेट में बैठेंगे, जिस जी दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन मैं आपको बताऊंगा, ये कहीं तक टक्कर में भी नहीं है। मार्जिन भी इतने बड़े बड़े रहने वाले हैं। और हाल तो इनको सबसे वो बड़ी बात 23 है कि को जिस आएगा। मंत्री ने 6 महीने तक इनको तकलीफ देके अपना भाई का टिकट लिया है ना, अभी तो उनके जीतने के भी लाले पड़ने, आप उनका देख लीजिए। और तब ये अभी मैं बोल रहा हूँ ना, सीधा जवाब ये दे ही नहीं पाते किसी भी चीज का। इनके लिए परिवारवाद की परिभाषा अलग है, इनको खुद का गिरिबा में झांकते ही इनको वो कहता ना कि अपनी, मैं तो हमेशा इनको आईना दिखाने का प्रयास करता हूँ राहुल जी, बाकी स्वयं की शक्ल देख के डर जाते हैं, मुझे बड़ा आनंद आता है। इनकी इनकी वो बौखलाहट बता देती है कि आप चाहे कहो मत, लेकिन पब्लिक जानती है, जनता जानती है कि आपके इरादे क्या है। जी चलिए, समय थोड़ा कम है हम लोगों के पास, क्योंकि समय की अपनी एक सीमा होती है। हालांकि ये चर्चा, ये मुद्दा इतना बड़ा है कि जितनी चर्चा की जाए उतना कम है। तो बस क्लोजिंग नोट आप दोनों से लेना चाहूंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एक पोल सिस्टम चालू करा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। जो डिबेट होती है उससे जुड़ा एक मुद्दा, एक पोल, एक सवाल हम जनता के लिए छोड़ते हैं। तो आज का जो सवाल था वो था, टिकट वितरण से उपजे असंतोष का उपचुनाव पर कितना असर पड़ने वाला है? टिकट वितरण जो हुआ है उससे जो असंतोष उपजा है उसका कितना असर उपचुनाव पर पड़ेगा? तो 55 उपचुनाव पर क्या इसका असर पड़ेगा, माफ कीजिएगा, तो 55% लोगों का कहना है हाँ बिल्कुल, इस असंतोष जो उपज के आया है टिकट वितरण के बाद, इसका फर्क जो है उपचुनाव पर, इसका असर जो है वो पड़ने वाला है। और 25% लोगों का कहना है कि नहीं असर पड़ेगा, और 20% लोगों का कहना है कि कुछ कह नहीं सकते, असमंजस की स्थिति है, पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता। कितना आप इस पोल से एग्री करते हैं? और साथ ही क्लोजिंग नोट आज के इस मुद्दे को लेकर कि अंदरूनी घमासान चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कितना इस वक्त टिकट वितरण के बाद होता है, और डैमेज कंट्रोल के लिए आगे आप दोनों ही पार्टियों ने क्या कुछ तैयारियां जो है वो की हुई है? सबसे पहले राजकुमार जी, आप। जी राहुल जी, जब भी अंदरूनी घमासान होता है, निश्चित रूप से जो भी विरोध करता है उसके पास कुछ ना कुछ वोट रहते हैं, उनका जन आधार रहता है, समर्थन रहता है, तो निश्चित तौर पे अगर वो
फुल बगावती तेवर पे आते तो जी संबंधित और समर्थित पार्टी को निश्चित रूप से वो नुकसान पहुंचाते हैं। और ये जो घमासान वाला मामला है, तो ये इसको अगर डैमेज कंट्रोल करने वाली अगर आपके पास अच्छी तरह कमेटी और लोगों को समझाने वाली बात हो, तो उससे ज्यादा उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, और उस कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल में भी किया जा सकता है। जी। राजेश जी क्या कहेंगे सर, क्लोजिंग नोट। सर, कांग्रेस ने तो अब इसकी बौखलाहट और डर से कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किए हैं। बीजेपी ने जो कैंडिडेट डिक्लेयर किए, थोड़ा सा मैं यूं मान सकता हूं कि थोड़ा सा विरोध हो रहा है, पर चूंकि हमारे स्थानीय नेता और केंद्रीय नेतृत्व तो राजस्थान के नेतृत्व तो उसको सबको सेट कर लेगी। और देखिए, सारे के सारे कैंडिडेट्स एक लाइन में मिलेंगे और भारतीय जनता, ये जो विरोध हो रहा है उसको खत्म कर दिया जाएगा। और एक्चुअल जनता भी चाहती है कि एक जनता कहता है ना, सरकार जिसकी है, अब जैसे मुख्यमंत्री अभी बीजेपी की सरकार है, जी जनता भी चाहती है बीजेपी कैंडिडेट जीतेगा तो उनके क्षेत्र का विकास होगा और उन्हीं में से हो सकता है एक आध मंत्री भी बन जाए। तो जनता आजकल बड़ी जागरूक हो गई है, वो कैंडिडेट्स भी देख रही है, सरकार भी देख रही है, केंद्र की सरकार भी देख रही है। राजस्थान और केंद्रीय सरकार बीजेपी जनता की हितकारी काम कर रही है, इसलिए सारे के साथ सीटें बीजेपी जीतेगी और जो राज है उसके संग ही साथ सीटें जाएगी। जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान में 7 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव जो हैं वो होने हैं, और इसी के चलते उपचुनाव के इस इम्तिहान की इस घड़ी के दौरान बीजेपी ने अपनी 6 सीटों पर जो है, 7 में से 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा जो है वो कर दी है। लेकिन कांग्रेस की जो लिस्ट है वो अभी तक नहीं आई है, और राजस्थान का ये उपचुनाव 7 सीटों पर ये दोनों ही पार्टियों के लिए नाक का सवाल बन गया है। क्योंकि बात करें अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस जो है वो उपचुनाव में लगातार पिछले लंबे समय से अच्छा प्रदर्शन करती आ रही है। लेकिन हाल ही में राजस्थान हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस के लिए जीतना और इस उपचुनाव की जो इस परंपरा है जीत की, इसे बरकरार रखना एक बड़ी बात हो गई है। वहीं बीजेपी लगातार जो है, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में हैट्रिक मारी, राजस्थान में जीती, और अब उपचुनाव में कांग्रेस की इस जीत की परंपरा को तोड़ना बीजेपी के लिए एक बड़ा सवाल बन चुका है। हालांकि बीजेपी ने 7 में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की जो घोषणा है वो कर दी है। उसके बाद अंदरूनी घमासान जो है वो भी कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसको डैमेज कंट्रोल करने की लगातार कोशिश की जा रही है। अब जीत कौन सी पार्टी जो है वो इस उपचुनाव का जो इम्तिहान है इसमें कौन बाजी मारता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। मुझे और हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।